हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम में हमने अपने लास्ट सेशन में बहुत कुछ पढ़ लिया था, जिसमें कि हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं, और इसके टाइप के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कुछ कृत्रिम होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हमने नेचुरल रिसोर्सेज को दो तरह से पढ़ा, जिसमें हमने क्या कहा, कुछ इन एग्जॉस्टिबल होते हैं और कुछ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं। आगे हमने इसके अलग अलग टाइप पढ़े और एग्जाम्पल पढ़े कि कौन कौन से रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल में आते हैं और कौन कौन से इन एग्जॉस्टिबल में आते हैं। हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा। आइए आज एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं इस चैप्टर का और फिर अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोल एंड पेट्रोलियम। सबसे पहले हमने रिसोर्सेज की बात की थी। रिसोर्सेज यानी संसाधन। संसाधन क्या होते हैं? तो हर एक वो चीज जो क्या करती है, आपकी जरूरत को पूरा करे, ठीक है, जो आपकी जरूरत में काम आए, आपकी आवश्यकता की पूर्ति करती है, हर उस चीज को क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। अगर मैं कह रही हूँ मुझे अभी पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है? नोटबुक की जरूरत होगी, बुक की जरूरत होगी, पेन की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? मेरी आवश्यकता की पूर्ति कर रही हैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या हो गए? संसाधन हो गए। तो मैंने क्या कहा, जितनी भी हमारी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, जो चीजें उन आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उनको क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। इन अवर एवरीडे लाइफ वी यूज अ लार्ज नंबर ऑफ मटीरियल फॉर अवर बेसिक नीड। जो हमारी बेसिक नीड है उनको पूरा करने के लिए जिन भी चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं वो क्या है? हमारे लिए संसाधन का काम करेंगी। सम ऑफ दीज मटीरियल आर फाउंड इन नेचर वेयर एज अदर आर मैन मेड। कुछ चीजें क्या होती हैं? प्रकृति से स्वतः ही हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ को क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। जैसे मैंने नोटबुक की बात की, बुक की बात की, पेंसिल पेन की बात की, तो इन सबको क्या किया गया है? बनाया गया है। अपनी जरूरत के हिसाब से इंसान ने, मनुष्य ने उनको क्या किया है? बनाया है। तो वो क्या हो गए? ह्यूमन मेड हो गए। वहीं मैं अगर खाने की बात करूं कि मैं कोई फल खा रही हूं या मैं हवा ऑक्सीजन ले रही हूं, तो ये सब क्या है? प्रकृति से हमें मिल रही है, ठीक है। पानी की बात करूं तो ये भी प्रकृति से मिल रहा है। लकड़ी की बात करूं, ये भी प्रकृति से मिल रहा है। तो ये सब किस में आ गए? प्राकृतिक संसाधनों में आ गए। एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज एंड मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, सो दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचर से हमें मिल रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज कहा जा रहा है, यानी प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या हो गए? जो हमें प्रकृति से मिल रहे हैं। तो इनमें हमने किस किस को रखा? हवा को रखा है, पानी को रखा है, सॉइल यानी मिट्टी को रखा है, और मिनरल्स जितने आपके हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब किस में आते हैं? प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पेंट्स, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स एक्सेट्रा आर मैन मेड मटीरियल्स, और हम इनको क्या कहेंगे? कृत्रिम संसाधन भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी हमारी जरूरत के हिसाब से जब हमने चीजों को बनाया तो, और अपनी जरूरत को क्या किया? पूरा किया, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की, और उस पूर्ति को करने के लिए हमने क्या किया? अलग अलग चीजें बनाई। तो वो कैसी हो गई? कृत्रिम यानी मैन मेड हो गई। तो हमने रिसोर्सेज को कितने तरह से पढ़ा? दो तरह से। एक क्या हो गए? प्राकृतिक हो गए, और दूसरे क्या हो गए? कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक में जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, नेचर से। जैसे हमने कहा हवा हो गया, पानी, मिट्टी, और सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस जितनी भी आपकी हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन है। वहीं कृत्रिम संसाधन क्या है? जितनी भी चीजें क्या मनुष्य के द्वारा बनाई जा रही हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वो सब क्या है? कृत्रिम संसाधन यानी ह्यूमन मेड या मैन मेड रिसोर्सेज कहलाएंगे। ओके, इतना हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक होते हैं आपके इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, वहीं दूसरे क्या होते हैं? एग्जॉस्टिबल। ओके, एनीथिंग इन द एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड रिसोर्सेज। रिसोर्स, तो ये इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई रिसोर्स की।
परिभाषा। ओके, फिर हमने इसको दो तरह से कैटेगराइज किया, इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा क्या कहा हमने, एग्जॉस्टिबल। ओके, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल में एक वर्ड आ रहा है दैट इज एग्जॉस्ट, और एग्जॉस्ट का मतलब होता है खत्म होना। ठीक है, कभी कभी हम बोलते हैं कि हमारा फोन एग्जॉस्ट कर गया, या हमारा जो माइंड है वो एग्जॉस्ट कर गया, उसका मतलब क्या है कि हम थक गए हैं। ठीक है, थकने का मतलब क्या है, एनर्जी का लॉस हुआ है, एनर्जी खत्म हुई है। तो यहाँ पर एग्जॉस्ट का मतलब है कि जो चीज खत्म हो रही है। इन एग्जॉस्ट का मतलब क्या है, इन यूज हो रहा है नहीं के लिए, यानी जो चीज खत्म नहीं हो रही है। तो खत्म कौन सी चीज नहीं होगी, जिसका असीमित भंडार है या जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ओके, और एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म हो जाएंगी। तो इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आपके क्या हो गए, एक तो जो जिनकी अबंडेंस बहुत ज्यादा है, या हम क्या कह सकते हैं जिनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है, और जो रिन्यूएबल भी है, जो बार बार रिन्यू हो रहे हैं, या हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम इनका उपयोग करेंगे, इनका दोहन करेंगे, तो इनकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि कई वर्ष लग जाएंगे इनको खत्म होने में, या फिर ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो द एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर सनलाइट, एयर एंड वाटर। जैसे सूर्य का प्रकाश हम कितना भी उपयोग कर लें, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि सूर्य का प्रकाश खत्म हो गया, कि आज सूरज बोले कि प्रकाश खत्म हो गया, आज मैं लाइट नहीं दूंगा। ठीक है, या एयर, हवा हमारे चारों तरफ बहुत अधिक मात्रा में है, यानी मैंने क्या कहा कि असीमित भंडार है इनका। हमने वाटर की बात की, जल किसी न किसी रूप में अर्थ में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। अगर वो ग्लेशियर है तो वो सॉलिड फॉर्म यानी बर्फ के रूप में होगा, अगर वो बादलों में है तो वो वेपर की फॉर्म में होगा, भाप के रूप में होगा, वाष्प के रूप में होगा, अगर वो किस में है, नदी में है, तो वो पानी के रूप में यानी द्रव अवस्था में होगा। देयर इज अ नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। नेवर एंडिंग सप्लाई का मतलब क्या है, कभी भी इनकी सप्लाई रुकेगी नहीं। The inexhaustible natural resources can be used again and again, they last forever। जैसे हमने कहा कि असीमित भंडार है, इसीलिए आप इनको बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, the term inexhaustible means something which cannot be used up completely, जिसको आप completely use नहीं कर पाएंगे। इतना सारा पानी अर्थ पे प्रेजेंट है, हम कभी भी उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते। इतनी सनलाइट सूर्य से आ रही है, हम कभी भी उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते। हमारे आसपास हवा का इतना असीमित भंडार है कि उसको हम पूर्ण रूप से कभी भी उपयोग में नहीं ला पाएंगे। तो यानी इनएग्जॉस्टिबल का मतलब है कि जिस चीज को आप कभी भी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या होगा, इनएग्जॉस्टिबल होगा। दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया इनएग्जॉस्टिबल में कि वो इनएग्जॉस्टिबल क्यों है, क्योंकि उनका असीमित भंडार है, या उनकी जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है हमारे एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है आपका सेकंड, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो खत्म हो जाएंगे। और खत्म कौन सी चीजें होती हैं, जिनका सीमित भंडार होता है, जिनकी क्वांटिटी जो है एनवायरनमेंट में वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड क्वांटिटी में यहाँ प्रेजेंट है, दैट्स वाई वो जल्दी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो हम क्या देखते हैं कि कोल और पेट्रोलियम जैसे हो गए, मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब किस में आते हैं, एग्जॉस्टिबल में आते हैं। हम मानते हैं कि अगर हम इनका उपयोग करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, और हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उनको ये सब नहीं मिलेगा। ओके, इसीलिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए जाते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की, जंगलों को बचाना है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जितनी भी क्या है वाइल्ड लाइफ है, यानी जंगल में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनको क्या करना है, सुरक्षा देनी है। तो हमारे एग्जॉस्टिबल क्या हो गए, जिनको हम कंप्लीटली यूज कर लेंगे। ओके, कैन बी यूज्ड अप कंप्लीटली, सो नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। जब हम उसका पूरा उपयोग कर लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसा हम मानते हैं। ओके, और ये क्या होते हैं, इनको हम दोबारा बना भी नहीं सकते, इनको बनाने में बहुत साल लग जाते हैं, जो कि एक ह्यूमन एज में कंप्लीट करवाना बहुत मुश्किल है। अगर हम कहते हैं कि आज कोयला खत्म हुआ है और हमें दोबारा कोयले को बनाना है, तो कोयला बनने में कितना टाइम लगता है, 300 या 350 मिलियन ईयर्स लगते हैं। तो इतना टाइम एक ह्यूमन एज तो कितनी होती है, 70 to 80 ईयर्स की होती है, तो इसमें बना पाना मुश्किल है। नेक्स्ट है हमारा फॉसिल फ्यूल्स, यानी जीवाश्मीय ईंधन। जीवाश्मीय ईंधन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जीवाश्मीय ईंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आपका होता है जीवाश्म और दूसरा होता है ईंधन। तो पहले समझते हैं जीवाश्म क्या होते हैं, फॉसिल्स। जीवाश्म यानी जैसे हम शब्द से ही समझ रहे हैं, जीवाश्म जीवों के अंश जिसमें होंगे। ठीक है, तो जीवों के अंश कैसे बनेंगे,
जब क्या होता है, कोई भी जीव कहीं पर अर्थ पर प्रेजेंट है और किन्हीं भी कारणों से वो क्या हो जाता है, मिट्टी की सतह के नीचे दब जाते हैं, और कई सालों बाद जब क्या होता है, उस मिट्टी को हटाया जाता है, तो जो जीव जो जब जीवित था उस टाइम पे मिट्टी की लेयर के सतह के नीचे दब गया था, कुछ सालों में वो क्या होने लग जाएगा, डिकम्पोज होने लग जाएगा, और बाद में जो उसका परिवर्तित रूप हमें मिलेगा, हम उसे क्या कहेंगे कि ये जीवों का अंश था, उस जीव का यह अंश था। आप सिंपल कोई एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने कोई भी एनिमल है या फिर कोई भी उसकी डेड बॉडी को क्या किया है, कहीं पर मिट्टी के नीचे दबा दिया है, ठीक है, और आप देखते हैं कुछ टाइम बाद कि धीरे धीरे क्या होगी, पहले उसकी स्किन डिकम्पोज होना स्टार्ट करेगी, देन उसके इंटरनल ऑर्गन जो है वो डिकम्पोज होंगे, और लास्ट में क्या होगी, जो बोन बचेगी, और धीरे धीरे बोन भी क्या होने स्टार्ट हो जाएगी, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी। और उस स्थिति में जब सब कुछ डिकम्पोज हो जाएगा, तो आप क्या, जो लास्ट में बचेगा उसे आप क्या कहेंगे, फॉसिल्स कहेंगे, या क्या कहेंगे, जीवाश्म कहेंगे। अब फ्यूल्स क्या होता है, ईंधन, मटीरियल विच आर बर्न्ड प्रोड्यूस लाइट एंड हीट। ऐसी जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, मटेरियल होते हैं, पदार्थ होते हैं, जिनको जलाया जाता है, और उनको जलाए जाने पर क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होगा, उजाला होगा, और साथ ही क्या होगा, आपका हीट निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो ऐसे सारे चीजों को क्या कहा जाता है, ईंधन की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। फॉसिल, अब फॉसिल्स और फ्यूल्स को मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा, फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन बन जाएगा। फॉसिल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस सच एज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड बरीड ऑर्गेनिज्म। यही हमने कहा कि मिट्टी की सतह के नीचे वो आ गए हैं जीव, और प्राकृतिक क्रियाएं वहां पर हो रही हैं, कुछ भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, और उनके कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो जो मृत जीव हैं वहां पर वो क्या हो रहे हैं, अपघटित हो रहे हैं, यानी डिकम्पोज हो रहे हैं, और डिकम्पोजिशन के बाद क्या हो रहा है, वो फ्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और फ्यूल्स में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया के बाद क्या बन रहा है, जीवाश्मीय ईंधन बन रहा है। तो आपको जीवाश्मीय ईंधन समझ आ गया होगा, इसको फटाफट आप तुरंत नोट कर लीजिए, ओके। अब फॉसिल फ्यूल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये तीनों इसकी कैटेगरी में आते हैं। यानी जितने भी आपके जीव होंगे, ठीक है, वो जब मिट्टी की सतह के नीचे दब जाएंगे किन्हीं कारणों से, और वहां पर कोई भी प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, तो उसके बाद क्या होगा, ये तीन तरह के फ्यूल्स वहां पर बनेंगे, जो कि क्या क्या है, एक आपका कोल है, दूसरा पेट्रोलियम है, और तीसरा क्या है, नेचुरल गैस है, ओके। आर फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल, इनके नवीनीकरण होते हैं, यानी इनको बनाया जा सकता है। फॉसिल फ्यूल आर अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या मतलब है कि इनको रिन्यू नहीं कर पाएंगे, हम रिन्यू नहीं कर पाएंगे, यानी दोबारा इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप इनको कभी प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन इनको प्राप्त करने में या बनाने में बहुत बड़ा एक पीरियड लगता है, जो कि क्या होता है, 300 से 350 लाख सालों का होगा, ठीक है। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि कोल अगर आज के टाइम में खत्म हो रहा है और इसको हमने रिन्यू करना है, दोबारा बनाना है, तो इसको दोबारा बनाने के लिए 300 to 350 मिलियन ईयर्स लगेंगे, ठीक है। तो इतने सालों की आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कल्पना नहीं कर पाएंगे कि यानी ये कोल हमें कब प्राप्त होगा। जो कोल का, जिस कोल का, पेट्रोलियम का यूज आज हम करते हैं, हम मानते हैं कि वो कोल कब था, जब डायनासोर का एज चल रहा था, उस टाइम पीरियड पे कुछ विशालकाय पेड़ पौधे होते थे या जीव जंतु होते थे, जो किन्हीं कारणों से मिट्टी की सतह के नीचे दब गए, वहां पर प्राकृतिक प्रक्रियाएं हुई, जिनके बाद क्या हुआ, वो जीव किसमें बदल गए, कोल और पेट्रोलियम में, यानी ईंधन के रूप में धीरे धीरे बदलना उन्होंने शुरू किया, और आज के टाइम में इतने साल बाद हम उनको उपयोग में ला पा रहे हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। जैसे अगर हम रिन्यूएबल की बात करें, हम वाटर को कह रहे हैं कि ये रिन्यूएबल होगा, तो कैसे होगा, अगर हम बोलते हैं कि कोई नदी इस साल बरसात नहीं हुई और वो नदी सूख गई, बहुत सिंपल एग्जांपल है, पिछली लास्ट क्लास में भी दिया था कि अगर वो नदी सूख जाती है, इस साल बारिश नहीं हुई, सूखने का मतलब क्या है, वो पानी इवेपोरेट हो गया है, वाष्प के रूप में बदल गया है, कहाँ चला गया है, बादलों में चला गया है, बादल कहीं और बरसे होंगे या फिर बर्फबारी हुई होगी, वो ग्लेशियर पे पहुंच गया वो पानी, ठीक है, किसी न किसी रूप में वो अर्थ में प्रेजेंट है।
दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि इस साल बारिश नहीं हुई लेकिन नेक्स्ट ईयर बारिश हुई और वो नदी में पानी दोबारा आ गया, तो 1 साल 6 महीने 2 साल बाद हमें पानी दोबारा मिल रहा है। लेकिन कोल के केस में ऐसा नहीं है, पेट्रोलियम के केस में ऐसा नहीं है, नेचुरल गैसेस के केसेस में ऐसा नहीं है कि हमें 1 साल बाद 2 साल बाद या 5 साल बाद, मान लीजिए 10 साल बाद 50 साल बाद हमें ये चीज वापस मिल रही है। ये इतने लाख सालों बाद हमें वापस मिलेगा और जिसकी हम कल्पना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इसको रखा जाता है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय अस इज ऑब्टेन्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जितना भी हम प्रयोग करते हैं वो फॉसिल फ्यूल का ही उपयोग किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम में एलपीजी का यूज करते हैं हम, ठीक है, सीएनजी का यूज किया जाता है, वो सारे क्या हैं, नेचुरल गैसेज हैं, या हम क्या बोल सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल के और टाइप्स में, एग्जाम्पल्स में आते हैं। कोयले का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो सब क्या है, आपका फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल है। तो जितना ईंधन हम अपनी डेली लाइफ में प्रयोग कर रहे हैं वो सारा क्या है, फॉसिल फ्यूल है। और इसीलिए कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग कीजिए, कोल का कम से कम उपयोग कीजिए। क्यों? क्योंकि हमने इसको किसकी कैटेगरी में पढ़ा है, एग्जॉस्टिबल की, यानी लिमिटेड क्वांटिटी इनकी प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी है तो वो किसी न किसी दिन खत्म हो जाएगी और खत्म होने के बाद फिर क्या हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी, ठीक है। दीज फॉसिल्स आर यूज्ड अप एट अ फास्टर रेट, और क्या होता है, बहुत फास्ट रेट से, बहुत जल्दी स्पीड इनकी बहुत ज्यादा होती है तो ये जल्दी खत्म हो सकते हैं। दे कैन नॉट बी रीग्रोन एट अ स्केल कंपेयर टू देयर कंजप्शन। जिस रेट से ये खत्म हो रहे हैं, यानी जिस रेट से यूज किया जाता है इनका या ये बर्न होते हैं, उस रेट से ये दोबारा नहीं मिलते हैं। यानी हम क्या कह रहे हैं कि जब हम इनका प्रयोग कर रहे हैं तो खत्म तो ये बहुत जल्दी हो रहे हैं, लेकिन जब बनाने की बात आई तो बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर लग रहा है इनको बनने में। With the increased demand for the production of various energies, fossil fuel energy is declining. It is difficult to replace them. That is why they are known as a non-renewable source of energy. क्या कहा जा रहा है कि इनका जो प्रोडक्शन है या इनकी जो डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। डिमांड क्यों बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक ही घर में पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं, ठीक है, या हम कहेंगे हर एक घर में एक नई गाड़ी तो है ही। तो पेट्रोल का उतना कंजप्शन बढ़ रहा है, यानी पेट्रोल की डिमांड बढ़ रही है, डीजल की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन सोर्स क्या है हमारा, लिमिटेड है। वो पहले से ही लिमिटेड था लेकिन उसकी डिमांड बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ी, हमने कहा कि हमें गाड़ियां भी ज्यादा चाहिए अब, तो हमें पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी ज्यादा चाहिए, तो कंजप्शन बढ़ गया। लेकिन क्या है, सोर्स हमारा लिमिटेड है, उस वजह से क्या हो रहा है कि वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा, ये इतना अच्छा सोर्स है कि इसका हम कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं ढूंढ पाए हैं, ठीक है, ढूंढ सकते हैं लेकिन उतना बेस्ट नहीं होगा जैसे पेट्रोलियम है या फॉसिल फ्यूल है जैसे। तो क्या हो गया, इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कह रहे हैं। किसको, फॉसिल फ्यूल्स को, ओके। और फॉसिल फ्यूल्स में हमने किस किस को रखा, कोल को रखा, पेट्रोलियम को रखा और नेचुरल गैसेस को रखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है, किसको, फॉसिल फ्यूल को। और दूसरा क्या कहा जाएगा कि इसको हम दोबारा से बहुत जल्दी नहीं बना पाएंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आप इसको तुरंत नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या है, क्या क्या कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करेंगे, क्या क्या इसके उपयोग होंगे। फॉसिल फ्यूल्स कैन जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट अ सिंगल लोकेशन। एक ही लोकेशन पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जा सकता है या जनरेट कर सकते हैं। दे कैन बी फाउंड वेरी इजीली, इनको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, क्या होते हैं, थोड़ा सस्ते पड़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल एंड गैस कैन बी डन इजीली थ्रू पाइपलाइंस। पाइपलाइंस के थ्रू इनको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो कि एक अच्छा क्या है, मेथड है ट्रांसपोर्टेशन का। दे हैव बिकम सेफर ओवर टाइम डिस्पाइट बीइंग अ फाइनाइट रिसोर्स, इट इज अवेलेबल इन प्लेंटी, ठीक है। क्या कह रहे थे हम कि इनका उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है, फिर भी क्या हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर उपस्थित है। तो कितनी चीजें हो गई कि आपको ट्रांसपोर्टेशन इजी पड़ेगा। दूसरा, बहुत ज्यादा मात्रा में ये उपस्थित है, इतना उपयोग करने के बाद भी क्या हो रहा है, बच रहे हैं। और क्या हो रहा है, सेफ हैं,
ठीक है, इतने टाइम से यूज कर रहे हैं लेकिन कोई ऐसा बड़ा कोई प्रॉब्लम, कॉस्ट इफेक्टिव है यानी कि सस्ते आपको पड़ेंगे। ठीक है, दे कैन बी फाउंड वेरी इजीली, बहुत इजीली इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो इतने एडवांटेजेस हो गए, क्या हो गए, कॉस्ट इफेक्टिव है यानी सस्ते हैं, दूसरा बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, ट्रांसपोर्टेशन इनका इजी है यानी एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जाना है तो इजी पड़ेगा, या जहाँ से हम इनको निकाल रहे हैं जिस लोकेशन से, वहाँ से अगर जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह है वहाँ तक इनको पहुँचाना है तो वो ईजी पड़ता है। क्यों, क्योंकि पाइपलाइंस के थ्रू इनको ले जाया जाता है। तो इतने एडवांटेजेस आप इनके नोट कर लीजिए। आइए डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। अब फॉसिल फ्यूल इमिट कार्बन डाइऑक्साइड when burnt, which is a major greenhouse gas and the primary source of pollution. This has contributed to global warming. फॉसिल फ्यूल को जब जलाया जाता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, जो कि क्या है, पोल्यूशन का यानी प्रदूषण का मेन कारण है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या, ये एक ग्रीन हाउस गैस भी कहलाती है, और जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जिसका कारण क्या है, पोल्यूशन है। अर्थ पे जितना प्रदूषण बढ़ेगा उससे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकता है, आपके जितने भी ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर के पिघलने के कारण क्या होगा, समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, उसके निकटवर्ती जितने भी स्थान हैं, ठीक है, उसके आसपास के, वो जलमग्न हो जाएंगे यानी डूब जाएंगे। तो नॉन रिन्यूएबल क्या होंगे आपके, जिनको हमने कहा था कि दोबारा हम इजीली या बहुत कम टाइम पीरियड में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दैट इज वंस यूज्ड दे कैन नॉट बी रिप्लेस। जब ये एक बार कंप्लीटली यूज कर लिए जाएंगे तो इनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज हो गया। कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मेक द एनवायरमेंट मोर एसिडिक. This has led to unpredictable and negative change in the environment. क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि एनवायरनमेंट एसिडिक हो रहा है, और एसिडिक होने का कारण क्या है कि कुछ भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, कभी अचानक से क्या हो जाता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, किसी एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाती है, वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, ठीक है, भूस्खलन हो जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, जो कि बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है, जिसके को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से पता नहीं कर पाएंगे कि वहाँ पर क्या होने वाला है। तो ये सब किस कारण से हो रहा है, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एसिडिक वहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, और कहीं ना कहीं इसका कारण किसे माना जा रहा है, फॉसिल फ्यूल के बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग को माना जा रहा है। हार्वेस्टिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो कॉज फेटल डिजीजेज अमंग द पीपल. फॉर एग्जाम्पल, द कोल माइनर्स ऑफन सफर फ्रॉम ब्लैक लंग डिजीज एंड the natural gas drillers are constantly exposed to chemicals and silica which is dangerous for their health. क्या मान रहे हैं कि जब उनको वहां से निकाला जा रहा है, किसको, फॉसिल फ्यूल को, तो वहां वर्कर्स काम कर रहे होंगे तो उन्हें किसी न किसी तरह की कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। जैसे क्या कहा उन्होंने कि जो कोल माइनर्स में काम करते हैं उनको क्या ब्लैक लंग की डिजीज हो गई, और साथ ही जो क्या करते हैं, नेचुरल गैस के वहाँ काम करते हैं, या हम क्या बोलते हैं, ड्रिलर्स में रहते हैं, उनको भी कोई ना कोई डेंजरस हेल्थ इशू हो जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, इसका पहला टाइप हम पढ़ते हैं, कोल. कोल क्या होता है आपका, हार्ड होता है, ब्लैक होता है, कंबस्टिबल मिनरल होता है, दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन, जो क्या है, कार्बन का एक रूप है। कोल इज फाउंड इन डीप माइंस अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ की सरफेस में डीप माइन, बहुत नीचे ये मिलता है, और माइंस के थ्रू इसको वहां से निकाला जाता है। इन इंडिया कोल इज फाउंड इन बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश. इंडिया में, भारत में कहाँ कहाँ मिलता है आपका, बिहार में मिलता है, पश्चिम बंगाल में और मध्य प्रदेश में. कोल इज फाउंड इन अबंडेंस इन आवर कंट्री एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर कंट्री. हमारे देश में जो सबसे मेन सोर्स हम बोल सकते हैं या सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है, कोल है. ओके, तो जैसे हमने फॉसिल फ्यूल की बात की थी, वैसे ही कोल हमें कैसे मिल रहा है, हमने क्या बोला, कुछ तो लिविंग थिंग्स थी, बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, जीव जंतु किसी एरिया में थे, कोई प्राकृतिक आपदा आई, और प्राकृतिक आपदा आने के बाद ये मिट्टी की सतह के नीचे दब गए. ठीक है,
भूकंप आ सकता है, भूस्खलन आ सकता है, बाढ़ आ गई उस एरिया में, कुछ भी हो गया, क्या हो गए, वो पेड़ पौधे जो ये वाले थे वो यहाँ जाके मिट्टी की सतह के नीचे दब गए और धीरे धीरे साल दर साल क्या होते गए, मिट्टी की एक एक लेयर उसके ऊपर चढ़ती गई। और जैसे ये पानी आ गया, फिर मिट्टी आ गई, फिर पानी आ गया, हर साल। तो कितने साल लगे, हमने कहा 300 to 350 मिलियन ईयर्स, इतने लाख साल लगे। और इसके बाद हम क्या मानते हैं कि अब वो मिट्टी की सतह के नीचे आ गए। तो हमने क्या पढ़ा है, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि जो मिट्टी की सतह है उसके नीचे जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो वहां क्या बढ़ता जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है और साथ ही प्रेशर भी बढ़ता जाता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हीट भी बढ़ रही है, ठीक है। उसके कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ रुक गई, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, यानी ये पेड़ पौधे क्या हो गए, अब मर चुके होंगे, डिकम्पोज हो गए होंगे, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए, जीवाश्म में कन्वर्ट हो गए। और धीरे धीरे हीट प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण वो जो जीवाश्म थे वो अब ईंधन के रूप में परिवर्तित होना उन्होंने शुरू कर दिया। और हम क्या देखते हैं कि एक टाइम के बाद यहाँ क्या बन जाता है, कोल बन जाता है। और वो टाइम पीरियड क्या है, ये है 300 to 350 मिलियन ईयर्स का। ओके, तो ये प्रोसेस है कोल के बनने की। हाउ कोल इज फॉर्म्ड, तो हमने क्या पढ़ा, कोल वॉज फॉर्म्ड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज बरीड अंडर द अर्थ अबाउट 320 मिलियन ईयर अगो। 300 से 350 कहा तो 320 उसके बीच में आता है, ठीक है। तो इतने साल तक हमने क्या पढ़ा कि वो पेड़ पौधे जो थे वो मिट्टी की सतह के नीचे दबे रह गए। अबाउट 320 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस, हम मानते हैं कि जो कोल हम आज यूज कर रहे हैं वो 320 लाख साल पहले क्या हुआ होगा, कुछ पेड़ दबे होंगे और फिर वो क्या होंगे, डिकम्पोज हुए होंगे, देन वो कन्वर्ट हुए होंगे किसमें, कोल में। ओके, और ये इसका कारण क्या था, वोल्केनोज आए होंगे, कुछ तो ज्वालामुखी हुआ होगा, बाढ़ आई होगी, भूकंप, भूस्खलन, कुछ भी हो सकता है। लेयर्स ऑफ सॉइल गॉट डिपॉजिटेड ओवर दिस प्लेस, धीरे धीरे क्या हो गया, सतह के ऊपर सतह मिट्टी की चढ़ती चली गई और क्या हो गया, नीचे टेम्परेचर, प्रेशर, हीट जो है वो बढ़ती चली गई, जिसके कारण वो किसमें कन्वर्ट हो गए, These layers of soil and water convert the plant matter completely, उसने प्लांट मैटर को पूरी तरीके से कवर कर लिया। और फिर क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द कॉन्टेक्ट ऑफ प्लांट मैटर विद एटमोस्फेयर ऑक्सीजन गॉट डिसकंटिन्यू। यही पढ़ा कि ऑक्सीजन का क्या रुक गया, सप्लाई वहां पर रुक गया, और सप्लाई रुकने से क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया पूरी तरीके से प्लांट का। एंड एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम प्रेशर इज इंक्रीज, ये भी पढ़ा। टेम्परेचर ऑल्सो रोज, टेम्परेचर भी बढ़ गया ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ एंड इन द absence of air and buried forest plant and trees was slowly converted into coal। जितना भी प्लांट मैटर या वहां पर बायोमास जो भी था वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लग गया, डिकम्पोज हुआ, और उसके बाद फ्यूल्स में या कोल में कन्वर्ट होने लग गया। द स्लो प्रोसेस बाय विच द डेड बरीड डीप अंडर द अर्थ हैव बिकम कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। और कोल के बनने की इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। सिंस कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट देयरफॉर कोल इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल, क्योंकि ये जीवों के अंश से बना है इसीलिए इसको क्या कहा गया, जीवाश्म ईंधन कहा गया। और अभी हम कोल के अलग अलग टाइप पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो होपफुली इतना आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा। आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमारे नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।